Now in this question, there is an inductor of 20 millihenry, a capacitor of 100 microfarad and a resistor of 50 ohm are connected in series. So इसका मतलब क्या हो गया, ये LCR सर्किट है जो सीरीज में कनेक्ट है. अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF V का वैल्यू दिया है 10 sin 341t. ओके, सो अब इसको डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं इसका. तो ये सर्किट कैसा बन रहा है देखो. ये वाला पहले मान लो एक इंडक्टर है, उसके बाद एक कैपेसिटर है और उसके बाद एक रजिस्टर है. ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा कनेक्ट हुआ है तुम्हारा इससे. इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा V का वैल्यू दिया हुआ है V0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, इसका मतलब हो गया ये वाला है तुम्हारा 10 साइन ऑफ 314t. सो इसको अगर कंपेयर करते हैं तब जाके हमको पता चल जाता है जो ओमेगा का वैल्यू है वो दिया हुआ है 314 रेडियन पर सेकेंड में. ठीक है, अभी तुम्हारा जो इंडक्टर का वैल्यू दिया है L का वैल्यू दिया है 20 मिली हेनरी. इसका 20 मिली हेनरी दिया हुआ है. ठीक है ना. कैपेसिटर का वैल्यू दिया है 100 माइक्रोफैराड. इसका वैल्यू दिया है 100 माइक्रोफैराड. और R का वैल्यू दिया हुआ है, देखो R का जो वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 50 ओम. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसका, पहले वो L और C का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो XL का वैल्यू क्या है, देखो XL का वैल्यू होता है तुम्हारा ओमेगा इंटू L. सो ओमेगा का वैल्यू पता है 314 इंटू L. L का वैल्यू है तुम्हारा 20 मिली हेनरी. सो 20 इंटू 10⁻³ हो गया तुम्हारा SI सिस्टम में हेनरी में आ गया. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने का क्या है, देखो तुम्हारा हो गया 314 इंटू 2 करने से क्या हो गया, देखो 628. उसके बाद और एक जीरो आ गया इंटू 10⁻³ ये होम में आ गया. तो इसका मतलब हो गया ये वाला हो गया तुम्हारा 6.28 ओम में आ गया. ठीक है ना, ये एक्सएल का वैल्यू आ गया. अभी एक्सी का वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एक्सी को कैसे डिफाइन किया गया है, एक्सी को डिफाइन किया गया 1/ओमेगा सी से. ठीक है ना. तो ओमेगा का वैल्यू हम है 314 इंटू सी का वैल्यू है देखो 100 माइक्रोफैराड. सो 100 माइक्रोफैराड का मतलब क्या है, 100 है नीचे और 10⁻⁶. तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे हो गया तुम्हारा 1/314 और है तुम्हारा 10⁻⁴ है. इसका मतलब हो गया तुम्हारा 10⁴ ऊपर चला गया और इसको डिवाइड करेंगे 314 से. सो 10⁴ को 314 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 31.85 ओम आ गया है. ठीक है ना. अभी देखो तुम्हारा जो एक्सी का वैल्यू आया है तो एक्सएल से ज्यादा हो गया. तो तुम्हारा ये फेजर डायग्राम कैसे बन रहा है, देखो ये वाला तुम्हारा आर था, ये वाला तुम्हारा एक्सएल है और ये वाला तुम्हारा एक्सी है. ठीक है ना. अभी एक्सी से एक्सएल से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या, तुम्हारा जो फाइनली डायग्राम बना है तो ये वाला तुम्हारा आर है और ये वाला तुम्हारा एक्सी माइनस एक्सएल है. ये दोनों का जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं. तो ये वाला जो वैल्यू है ना वो तो तुम्हारा जेड का वैल्यू आ गया. तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखते हैं, देखो जेड स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग R² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर. ठीक है ना. ये वाला हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर का वैल्यू. अभी वैल्यू डाल देते हैं. तो आर का वैल्यू तो दिया हुआ है 50 ओम तो दिया हुआ ही है. सो इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको लिखते हैं 50 का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल मतलब 31.85 माइनस तुम्हारा एक्सएल जो है 6.28 इसका होल स्क्वायर हो गया है. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है तुम्हारा 3150.25. ठीक है ना. ये वाला हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर का वैल्यू. अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर का वैल्यू पूछा है. तो पावर को कैसे लिखते हैं हम लोग एसी सर्किट में, पावर का वैल्यू आता है तुम्हारा, पावर का आता है तुम्हारा हाफ V0 इंटू I0 इंटू तुम्हारा cos फाई. ठीक है ना. फाई क्या है, फाई है तुम्हारा ये वाला एंगल. तो इस ट्रायंगल से क्या पता चल गया, जो cos फाई का जो वैल्यू निकल के आया है देखो पावर फैक्टर का वैल्यू. तो cos फाई का वैल्यू क्या होता है, देखो तुम्हारा R/Z होता है. cos फाई का वैल्यू हो गया R/Z. ठीक है ना. अब इसको वैल्यू डाल देते हैं. तो ये तो हाफ तो V0 तो है ही, और I0 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V0/Z. ठीक है ना. I0 का वैल्यू होता है V0/Z. सो उसको मल्टीप्लाई किया R/Z से. तो ये सिंपली होकर निकल के आ गया देखो V0² बाई 2 Z² इंटू R ऐसा आ गया. सो यही वाला तुम्हारा पावर आएगा. अभी वैल्यू डाल देते हैं. V0 का वैल्यू है तुम्हारा 10
वोल्ट तो दिया हुआ है, सो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 10 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू है तुम्हारा 50 ओम है, डिवाइड 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब तुम्हारा 3150.25। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर का यूज हो रहा है, मतलब तुमको रूट नहीं निकालना था, ठीक है ना। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया हम इसमें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें ऊपर में क्या हो गया, देखो 10 स्क्वायर का मतलब तुम्हारा हो गया 100 इंटू 50 ऊपर में आ गया, नीचे आ गया तुम्हारा 2 आ गया इंटू 3150.25। सो 2 से 100 को काटोगे तो ये फिर ऊपर में भी 50 आ गया, तो 50 इंटू 50 मतलब 25 के पास 2 जीरो, ठीक है, और नीचे आ गया तुम्हारा 3150.25। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो पता ही चल रहा है जो वैल्यू है वो लगभग तुम्हारा 0.8 के आसपास आएगा। तो आंसर थोड़ा देख के ही पता चल रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो हो रहा है लगभग तुम्हारा 0.79 वाट के पास, ठीक है। ये तो 1 से कम ही होगा, तो 1 से कम होगा मतलब तुम्हारा सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो सी और डी ऑप्शन तो पहले निकल गया। और ये 0.43 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आधा से बहुत ज्यादा है ना, 2500 जो है 3150 से आधा के ऊपर है। सो दैट मीन्स द रेशियो 2500 divided by 3150 should be more than 0.43। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन और ए, ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, देखो जो भी तुम्हारा करंट आया है तो करंट का तो फेज तो ऐसा ही है, आर का बराबर आई तुम्हारा फेज है, ठीक है ना। अभी जैसा वैल्यू दिया है उसमें क्या पता चल गया, जो पोटेंशियल है वो लैग कर रहा था, इसका मतलब कि करंट तुम्हारा लीड कर रहा था बाई एन एंगल फाई। सो दिस एंगल इज द फाई, दैट इज द करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाई एन एंगल फाई। ये भी पूछ सकता था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना था, ठीक। ओके, थैंक यू। फिर Now, in this question, the potential difference across the resistor, capacitor and the inductor is given 80 volt, 40 volt and 100 volt respectively in an NCR circuit. ओके, सो इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। सो पावर फैक्टर का मतलब तुम्हारा आर बाई जेड का रेशियो, ठीक है ना। इसमें सर्किट थोड़ा बना लेते हैं पहले, उसके बाद समझ में आता है। तो मान लो तुम्हारा जो सर्किट बन रहा है ये वाला तुम्हारा एल है, उसके बाद सी है, उसके बाद तुम्हारा आर है, ठीक है। तो ये इसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ये वाला तुम्हारा सर्किट बन गया है, ठीक है। तो तुमको बोला गया कि ये एल का वैल्यू नहीं दिया है, एल का भी वैल्यू नहीं दिया है, सी का भी नहीं है और आर का भी नहीं है। उसके हिसाब से तुमको क्या दिया हुआ है, देखो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वीएल का वैल्यू दिया हुआ है, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वीसी का वैल्यू दिया हुआ है, और इसका अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वीआर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो इसके कारण हो रहा है हमारा जो इसका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो VL इज प्रोपोर्शनल टू XL, VC इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू XC एंड VR इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो भी VL बन रहा है वो इज प्रोपोर्शनल टू हमारा XL है, जो भी VC बन रहा है वो भी प्रोपोर्शनल टू हमारा XC है, और जो भी VR बन रहा है वो भी प्रोपोर्शनल टू हमारा RE है। सो हम लोग इसका जो फेजर निकालते हैं, तो फेजर का कैसे निकाला जाता है, देखो ये हो जाता है तुम्हारा आर का एक्सप्रेशन लिखते हैं आर इधर, ऊपर में लिखते हैं एक्सएल, नीचे लिखते हैं एक्सी। सो इफ वी से दैट एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, अक्रॉस द रेजिस्टेंस 80, कैपेसिटेंस में 40 और इंडक्टर में 100 है। सो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी ऑलमोस्ट, ओके। इसमें क्या हो गया, देखो इसका जो वैल्यू आता है ऊपर का, तो ये वाला हो गया तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी, ऊपर का एक्सी, नीचे हो गया तुम्हारा आर, यही वाला फेजर फाइनली बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी एक्सएल और एक्सी का वैल्यू दिया है उसको हम फेजर से ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी है तुम्हारा ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज गिवन, तो इसको ऐसे वी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल आ गया था। इसको लिख सकते हैं VL माइनस VC, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी तुम्हारा ये बना है इम्पिडेंस सर्किट का बना है, तो जेड है ये वाला, जेड का वैल्यू क्या आ गया, देखो जेड का जो इम्पिडेंस का वैल्यू है, इम्पिडेंस का वैल्यू वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको जेड को कैसे लिख सकते हैं, देखो जेड को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही वाला तुम्हारा जेड बनेगा, ठीक है ना। तो अभी पावर फैक्टर क्या हो जाता है, देखो पावर फैक्टर का जो वैल्यू है, तो पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, पावर फैक्टर को लिखते हैं हम लोग R बाई जेड करके, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तुम्हारा जो इम्पिडेंस बना है और ऊपर का R का, तो वैल्यू हम लोग प्रोपोर्शनल टू VR लिख लिए। सो VR बाई जेड, जेड का वैल्यू क्या आ गया, देखो जेड का वैल्यू आ गया तुम्हारा
वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा हो गया वी आर स्क्वायर। अभी इसमें क्या है, वैल्यू डाल देते हैं इसको। देखो तुम्हारा ऊपर का जो वैल्यू दिया है वो वी आर का वैल्यू दिया है तुम्हारा, हम इधर लिख लेते हैं। सो वी आर का जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू है तुम्हारा वी आर का वैल्यू देखो 80 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी उसके बाद है कैपेसिटेंस, सो वी सी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 40 वोल्ट और वी एल का वैल्यू दिया है तुम्हारा 100 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको वैल्यू बिठा देते हैं इसमें। तो वैल्यू बिठाने से क्या आ रहा है देखो, ऊपर में तुम्हारा हो गया 80 और नीचे तुम्हारा रूट के अंदर हो गया वी आर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 80 स्क्वायर आ गया इधर, और इसमें हो गया तुम्हारा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर मतलब 80 का ऊपर तो हो गया, नीचे हो गया तुम्हारा 80 स्क्वायर प्लस तुम्हारा हो गया 60 स्क्वायर, ठीक है ना। और 80 और 60 का जो स्क्वायर है वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में आ जाता है, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया नीचे वाला नंबर, तो ये वाला हो गया नीचे आ गया तुम्हारा 100, ठीक है ना। सो 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है 100। सो 80 बाई 100 इसका मतलब हो गया तुम्हारा 0.8। सो पावर फैक्टर आ गया तुम्हारा 0.8। तो इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन हो गया सही वाला ऑप्शन जो है वो वाला हो गया ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द और करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। Now in this question, the inductor is given, a capacitor is given, and a resistor is given. Are connected in series across the source EMF of this. The power loss in the AC circuit. So वही उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक तुम्हारा रेजिस्टर भी है, ठीक है। इसको एक कनेक्ट कर दिया तुम्हारा एसी सोर्स से। इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा V का वैल्यू दिया है 10 साइन ऑफ 340t। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो बेसिक इक्वेशन है इसको अगर डाल देते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा V0 का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 10 वोल्ट और ओमेगा का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 340 रेडियन पर सेकेंड। ये तो पहले ही हमको पता चल गया। अभी इसका जो वैल्यू दिया है वो उसको लिख लेते हैं। एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया है देखो 20 मिली हेनरी, ठीक है। अभी कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया है 50 माइक्रोफैराड, ये वाला दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड। और तुम्हारा इसका तुम्हारा रेजिस्टर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है तुम्हारा 40 ओम, ठीक है ना। ये तो वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसका एक्सेल निकाल लेते हैं। एक्सेल निकाल लेते हैं। एक्सेल का वैल्यू क्या होता है देखो, ओमेगा इंटू एल होता है। सो ओमेगा का वैल्यू हम लोग पता ही चल गया 340 है और एल का वैल्यू क्या है 20 मिली हेनरी। 20 मिली हेनरी का मतलब 20 इंटू 10⁻³ हेनरी। सो इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लाई करने से क्या आ गया देखो, 34 इंटू 2 मतलब 68 हो गया और इसके बाद 2 जीरो है, सो हो गया 10⁻⁻1। इसका मतलब हो गया 6.8, ये ओम में आ गया। ये तुम्हारा एक्सेल हो गया। अभी एक्सी भी निकाल लेते हैं। एक्सी का वैल्यू क्या होता है देखो, एक्सी का वैल्यू होता है 1/ω/c, ठीक है ना। तो 1/ω का मतलब क्या 340 है और सी का तो वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया 50 माइक्रोफैराड, 50 इंटू 10⁻⁶ हो गया माइक्रोफैराड में। इसको भी थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लाई करने से क्या होगा, ऊपर में आ गया देखो 10⁴ आ गया, ऊपर में हो गया 10⁴, नीचे आ गया तुम्हारा 34 इंटू 5 ऐसा बन रहा है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू निकालने के बाद आता है तुम्हारा 58.82 ओम, ठीक है। अभी तुम्हारा देखो इसमें जो एक्सेल और एक्सी का वैल्यू आ गया उसमें देख के ही पता चल गया, तो एक्सी का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा आ गया, एक्सेल का वैल्यू कम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर फेजर बना लेते हैं, इसमें क्या होता है देखो, इधर आता है तुम्हारा आर, ऊपर था तुम्हारा एक्सेल और नीचे था तुम्हारा एक्सी। अभी तो एक्सी तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो फिगर बन के नया वाला जो फिगर बना है इसमें तो आर रहेगा ही, आर इधर, और नीचे आ गया तुम्हारा एक्सी माइनस एक्सेल, ये वाला हो गया तुम्हारा कंप्लीट फेजर हो गया। अभी इसका ही जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम इंपेडेंस बोलते हैं जेड, ठीक है ना। इसका ही जेड होता है और ये वाला एंगल तुम्हारा फाई है, ठीक है ना। यही वाला कॉस फाई होकर तुम्हारा पावर फैक्टर निकल के आता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सी, तो जेड का जो वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जेड का वैल्यू क्या आ गया देखो, जेड इंपेडेंस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये पूरा का स्क्वायर रूट आ गया अभी, ठीक है ना, पूरा का स्क्वायर रूट आ गया।
तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू तुम्हारा 40 स्क्वायर था, तो 40 का स्क्वायर था। ठीक है, अभी एक्सी माइनस एक्सएल मतलब 58.582 माइनस तुम्हारा 6.8 का स्क्वायर है, इसको रूट कर देते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आता है तुम्हारा 40 स्क्वायर आता है इसको, और इसमें आता है तुम्हारा 52.02 का होल स्क्वायर, इसमें आता है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऊपर में। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हो तो ये वाला नंबर आ जाता है तुम्हारा 65.62 ओम। ठीक है, ये वाला तुम्हारा जेड का वैल्यू आ गया। अभी जेड का वैल्यू आ गया मतलब अभी तुम पीक करंट का निकाल सकते हो। सो पीक करंट आई नॉट का वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखो आई नॉट हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट बाई जेड। ठीक है ना, तो वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, और जेड का वैल्यू अभी अभी निकला 65.62। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम्हारा एम्पियर में आ गया, ये वाला एम्पियर में आ गया। अभी आर बाई जेड का वैल्यू क्या है, देखो आर बाई जेड जो पावर फैक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर जिसको हम cos फाई से लिखते हैं, cos ऑफ फाई से। ठीक है ना, तो क्या हो गया आर बाई जेड का वैल्यू, तो cos फाई का वैल्यू आ गया तुम्हारा, पावर फैक्टर का जो वैल्यू है cos फाई का वैल्यू आ गया। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू था तुम्हारा 40 ओम था, और जेड का वैल्यू हम लोग निकाले तुम्हारा 65.62, यही वाला हो गया तुम्हारा पावर फैक्टर का वैल्यू। सो ये वाला तुम्हारा आई नॉट का वैल्यू था, ये वाला तुम्हारा पावर फैक्टर का वैल्यू था। अभी क्या है, पावर का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, पावर लॉस इन एसी सर्किट, पावर लॉस इन एसी सर्किट, इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं क्या, इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, अभी आर एम एस वैल्यू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू तुम्हारा जो है उसका जो है, देखो इसको वी नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, हो गया तुम्हारा 10/2, इसमें आ गया आई आर एम एस का वैल्यू हम डाल दे रहा, आई का वैल्यू डाल देगा 10/65.62, क्योंकि आर एम एस को हम पीक में कन्वर्ट कर लिए, आर एम एस का मतलब है पीक बाई रूट 2, तो पीक बाई रूट टू यहाँ पे आ गया तुम्हारा वी आर एम एस और आई आर एम एस दोनों में से रूट 2 बाहर आ गया। सो इंटू कॉस फाई का मतलब हो गया तुम्हारा, कॉस फाई का वैल्यू है तुम्हारा 40/65.62। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सिंप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर तुम्हारा आ गया पावर लॉस का वैल्यू। सो पावर लॉस का वैल्यू आके आ गया तुम्हारा लगभग 0.46 watt. So correct option closely to answer will be our 0.51 watt. Okay, so option for this particular question will be 0.51 watt. So that will be the correct answer. Okay, ठीक है फिर। Now in this question there is a RCL circuit, RLC circuit with AC voltage supplied and it is connected in series. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो पहले L को निकाला गया, when L is removed from the circuit the phase difference between the voltage and the current in the circuit is pi/3. ओके, अभी L के जगह पे अगर C को निकाला जाता है, तब भी फेज डिफरेंस उसका pi/3 रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है, तो उसमें तुमको पावर फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो क्या है आरएलसी सर्किट में जो तुम्हारा, अगर मान लो तुम्हारा ऐसे सर्किट बन रहा है, ऐसा तुम्हारा आर है, एल, सो तुम्हारा एलआरसी सर्किट ऐसा बन गया है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से। तो इसमें मान लो तुम्हारा एल है, इसका मान लो सी है, इसका मान लो तुम्हारा आर है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एल वी हैव वन एक्सएल, कॉरस्पॉन्डिंग टू सी वी हैव वन एक्सी, एंड आर तो रेजिस्टेंस ही है। सो अभी क्या होता है, इसमें तुमको बोला गया है कि जो तुम्हारा इम्पीडेंस सर्किट में बनता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, फेजर का ऐसा ड्रॉ किया जाता है, आर को इधर दिखाता है, ऊपर में तुम्हारा एक्सएल आ जाता है और नीचे तुम्हारा एक्सी आ जाता है। अभी डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके ऊपर से एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, तो जो भी है उसका जो रिजल्टेंट होके आता है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। मान लो तुम्हारा ऊपर में आ रही है तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी और नीचे आ गया तुम्हारा आर, ऐसा आ गया, तो इसका जो इम्पिडेंस बनता है ये वाला तुम्हारा जेड हो जाता है। जेड का आंसर आ जाता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द वी एंड आई। अभी क्या बोला है देखो, पहला वाला जो सर्किट बना है तो एल को रिमूव कर दिया। सो व्हेन एल इज रिमूव्ड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा यही मतलब हो गया, जो सर्किट बना है उसमें एल तो नहीं है, खाली आरसी सर्किट बन गया, ये आरसी सर्किट हो गया। सो एल को निकाला गया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एक्सेल भी तुम्हारा 0 हो गया है। अभी जो जेड का वैल्यू आ गया देखो, अभी जो जेड का वैल्यू आ गया, जेड का वैल्यू क्या आ गया, जेड का वैल्यू आ गया तुम्हारा सिंपली हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी tan फाई का वैल्यू क्या हो गया देखो, tan फाई का वैल्यू आ गया, tan फाई का वैल्यू आ गया तुम्हारा, ऊपर में तुम्हारा एक्सी है डिवाइड बाई आर है, फिर एक्सी बाई आर, ऐसा हो गया tan फाई का वैल्यू। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, ये tan फाई जब बन रहा है वो वाला फाई का वैल्यू जो है, फाई का वैल्यू जो है तुम्हारा π/3 डिग्री, π/3 रेडियन। ओके, सो दिस मीन tan ऑफ π/3 शुड बी इक्वल्स टू एक्सी बाई आर, और tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब tan π/3 का वैल्यू है तुम्हारा √3 का वैल्यू हो गया तुम्हारा एक्सी बाई आर का बराबर। सो दैट मीन्स तुम्हारा जो एक्सी बना है वो एक्सी हो गया तुम्हारा r√3, ये वाला पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा, एक्सी का वैल्यू तुम निकाल लिए हो। अभी सेकेंड सिचुएशन में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला देखो, सी को रिमूव किया गया है। सो व्हेन सी इज बीइंग रिमूव्ड, इसको हम लिखते हैं व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड, कैपेसिटर को अभी रिमूव कर दिया। तो इसमें कौन सा सर्किट बनेगा, सी को रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो सर्किट बना है ये तो तुम्हारा एलआर सर्किट बन गया है, एलआर सर्किट बन गया है, ठीक है ना। अभी सी को रिमूव कर दिया मतलब इसमें क्या हो गया, एक्सी 0 हो गया, एक्सी 0 हो गया। तो एक्सी 0 होने का मतलब क्या है, अभी जो tan फाई बना है, अभी जो ये वाला जो ट्रायंगल में tan फाई बना है, इसमें ट्रायंगल में अभी तो तुम्हारा सी पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, जेड का वैल्यू अगर देखते हैं, इसका मतलब जेड का वैल्यू देखते हैं, इसमें आ जाता है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी इसमें tan फाई का वैल्यू क्या आया था देखो, tan फाई का जो वैल्यू आएगा वो आ गया तुम्हारा एक्सएल डिवाइड बाई आर हो गया फिर, ठीक है ना, एक्सएल बाई। अभी इस सिचुएशन में भी बोला है गया कि फाई का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो भी तुम्हारा फाई का जो वैल्यू है वो π/3 है। तो इसमें क्या लिखते हैं देखो, tan ऑफ π/3 शुड बी इक्वल्स टू देन एक्सएल बाई आर। तो tan π/3 का क्या वैल्यू निकल के आता है, इसका मतलब आता है तुम्हारा √3, √3 का वैल्यू हो गया तुम्हारा एक्सएल बाई आर, ठीक है ना, ये वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो एक्सएल निकल के आया है वो भी हो गया तुम्हारा r√3 से बराबर। ओके, सो ये वाला हो गया तुम्हारा मान लो इक्वेशन नंबर 2। सो 1 और 2 से तो हमको पता चल गया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट हैज बीन क्लियर दैट बोथ एक्सी एंड एक्सएल आर सेम। ओके, एक्सी एंड एक्सएल आर सेम, दे आर सेम। सो इन एक्चुअल सर्किट क्या हो रहा था देखो, एक्चुअल सर्किट में जेड का वैल्यू क्या निकलते थे, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इन एक्चुअल सर्किट, इन आरएलसी सर्किट, जेड का वैल्यू था क्या हम लोगों का, जेड का वैल्यू था तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी इसमें क्या हो गया, एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गया, तो इसमें हो गया क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, फिर आर क्या आ गया। सो दैट मीन्स दैट जेड इज इक्वल्स टू आर। सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, पावर फैक्टर को डिफाइन किया जाता है cos फाई से। सो पावर फैक्टर इज बेसिकली आवर cos फाई कंपोनेंट। सो cos फाई का वैल्यू क्या आ गया देखो, उस ट्रायंगल से cos फाई का वैल्यू आ गया तुम्हारा r/z। अभी आरएलसी सर्किट में जेड का वैल्यू निकल के आ गया तुम्हारा r, सो r/r, इसका मतलब क्या 1 हो गया। सो cos फाई का वैल्यू हो गया 1 हो गया, मतलब तुम्हारा पावर फैक्टर का जो वैल्यू बना है वो वाला हो गया 1। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसका मतलब हो गया तुम्हारा ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही जा रहा है, ठीक है ना, सी। ओके, थैंक यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द AC current and the voltage in the circuit is given as this. So these are the two equations given as the instantaneous current and another is for the instantaneous potential drop V. तो अब ये दोनों ये से तुमको पावर का वैल्यू निकालने के लिए बोला, एवरेज पावर। ओके, सो इसको हम, सो आई का जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको हम कंपेयर कर लेते हैं पहले
आई का इन जनरल जो इक्वेशन होता है आई का एसी सर्किट के लिए लिखते कैसे, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है आई इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/√2 साइन ऑफ 100 पाई टी, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा जो आई नॉट का जो वैल्यू है वो जो पीक करंट होता है, तो आई नॉट का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/√2 एम्पियर। सो आई नॉट का वैल्यू आ गया 1/√2 एम्पियर में आ गया। ठीक है, अभी तुम देखो इसमें ओमेगा की वैल्यू पता चल रहा है। सो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 100 पाई, इसको भी दिख रहा है हम लोग। ठीक है, अभी दूसरा जो इक्वेशन है उसको बिठा देते हैं। सो दूसरा इक्वेशन में ई का जो वैल्यू दिया है, ई का वैल्यू दिया है तुम्हारा 1/√2 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई/3 वोल्ट में दिया हुआ है ये पोटेंशियल का। तो इसको हम जनरल इक्वेशन जो है उसका साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ई को लिखते हैं ऐसे, ई को लिखते हैं हम लोग ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो ये दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को, तब जाके हम लोगों को पता चल जाता है। तो ई नॉट का जो पीक वोल्टेज का वैल्यू है, तो पीक वोल्टेज का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1/√2 आ गया, फिर से 1/√2 वोल्ट में आ गया, 1/√2 वोल्ट में आ गया। और तुम्हारा जो फाई का वैल्यू है, देखो फाई का फेज डिफरेंस का फाई का वैल्यू आ गया तुम्हारा पाई/3। ठीक है ना, ये तो दिख रहा है हमको। अभी यहां से हम लोग आई आरएमएस और ई आरएमएस को निकाल लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया, देखो सो आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आता है, इसको लिखते हैं कैसे, आई नॉट का डिवाइड कर देते हैं √2 से। आई नॉट बाई √2 इज द आई आरएमएस वैल्यू। सो आई नॉट तो हम लोग को पता ही था, आई नॉट था तुम्हारा देखो 1/√2 था। सो 1/√2 को √2 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया इसका एम्पियर में आंसर। तो ये वाला तो आ गया आई आरएमएस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से ई आरएमएस का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आरएमएस, ई आरएमएस का वैल्यू जो अभी आएगा ये होगा तुम्हारा ई नॉट को √2 से डिवाइड करेंगे। सो ई नॉट का भी वैल्यू आया था तुम्हारा 1/√2, इसका भी वैल्यू आया तो 1/√2, इसको √2 से डिवाइड करेंगे। सो ये भी हो गया तुम्हारा हाफ वोल्ट में आ गया फिर। ठीक है ना, अभी पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट है, सो पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, इसको कैसे लिखते हैं, पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट को फॉर्मूला जो भी है ना उसको लिखते हैं ऐसे, P इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई। हम लोग तो आई आरएमएस और ई आरएमएस का वैल्यू निकाल लिए। सो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, आई आरएमएस का वैल्यू निकाले देखो हाफ, और ई आरएमएस का वैल्यू निकाले हाफ, और कॉस फाई का वैल्यू क्या है पाई/3। सो कॉस ऑफ पाई/3, तो कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है तुम लोग को 1/2 होता है, हाफ होता है। ठीक है ना, तो इसमें बिठा देते हैं सब कुछ। तो इसमें फाइनली जो आ रहा है देखो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/8 आ गया। सो पावर कंज्यूम्ड इन द एसी सर्किट इज इक्वल्स टू 1/8 वाट। सो ये वाट में आंसर आ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन हो गया हम लोग का डी ऑप्शन हो गया। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, एप्सिलॉन दिया हुआ है ईएमएफ का वैल्यू, उसमें तुमको पावर का वैल्यू निकालना है। सो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, पावर का जो एवरेज पावर आता है एसी सर्किट में, एवरेज पावर उसको लिख सकते हैं कैसे, इक्वल्स टू ये वाला मान लो तुम पी से डिनोट करते हो। सो पी का वैल्यू आ जाता है तुम्हारा ई आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, ऐसा होता है तुम्हारा पावर वेक्टर एवरेज पावर का वैल्यू। ठीक है ना, अभी जेड का वैल्यू क्या आ जाता है, एलआरसी सर्किट में जो जेड बनता है, जेड का मतलब इंपीडेंस है, वो इंपीडेंस का वैल्यू होता है तुम्हारा √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है ना, और तुम्हारा जो कॉस फाई बनता है, कॉस फाई जो बनता है वो होता है तुम्हारा R/Z। ये कहाँ से आ रहा है, देखो ये वाला होता है तुम्हारा फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम ऐसे बनाओगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा आर का, ऊपर में आता है तुम्हारा एक्सएल आता है, नीचे तुम्हारा आता है एक्सी आता है, ऐसा होता है। तो इसका जो भी अगर एक्सएल अगर बड़ा होता है
तो उसको हिसाब से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको आर बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया, ऊपर में तुम्हारा हो गया एक्सएल माइनस एक्सी, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अभी इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है, इसको जो रिजल्टेंट बन रहा है वही वाला हो गया तुम्हारा जेड, ये वाला हो गया तुम्हारा जेड, और ये जो जेड जो हॉरिजॉन्टल का साथ आर के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं फाई, ठीक है ना। वही वाला वैल्यू ट्रायंगल से निकल के आएगा, देखो cos फाई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई जेड। अभी हम लोग को तो p का वैल्यू निकलना है, तो p का वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, देखो p का वैल्यू हो गया तुम्हारा आई ई आर एम एस, तो ऐसा ही है ई आर एम एस, ठीक है ना। और आई आर एम एस को कैसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस को लिख सकते हैं क्या, ई आर एम एस को जेड से डिवाइड करेंगे, जेड से डिवाइड कर दिया तब तो जाके तुम्हारा आई आर एम एस का वैल्यू आ गया। और cos फाई का वैल्यू है, cos फाई का वैल्यू यहाँ पे लिख दे cos फाई। अभी हमको वैल्यू बिठाना है इसमें खाली, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ई आर एम एस का स्क्वायर आ गया है, ऊपर में इधर में आ गया तुम्हारा ई आर एम एस का स्क्वायर आ गया, ई आर एम एस का स्क्वायर आ गया, और नीचे तुम्हारा जेड है एक, ठीक है। और cos फाई में क्या आ गया, देखो आर बाई जेड आ गया, ये नीचे क्या आ गया, इसमें हो गया क्या ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू नीचे हो गया तुम्हारा जेड स्क्वायर, यही वाला हो गया, ठीक है ना। अभी जेड का वैल्यू इसमें बिठा देते हैं, जेड का वैल्यू बिठाने से क्या हो गया, देखो ऊपर में हो गया तुम्हारा ई आर एम एस को ऐसे एक्सप्रेशन में दिया हुआ के एप्सिलॉन करके दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन का स्क्वायर लिख दे, इसमें आर लिख दे, और जेड का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है, रूट में है। अभी एक्सएल का वैल्यू क्या है, एक्सएल का वैल्यू है तुम्हारा, एक्सएल को लिखते हैं कैसे, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा इंटू एल से, और एक्सी को लिखते हैं क्या, एक्सी को लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी से, ओके। तो ये वाला दोनों अगर वैल्यू इधर बिठा देते हैं तो इसको सिंपल होकर कैसा आ रहा है, देखो इसको पावर को फिर से लिखते हैं, पावर को लिखते हैं, ऊपर में हो तुम्हारा एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू आर आ गया, नीचे हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और उसके साथ है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, सो एक्सएल का मतलब ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो यही वाला तुम्हारा ऑप्शन हो गया, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा, डी का ऑप्शन हो गया, देखो डी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर, सो ऑप्शन डी, so option D will be your answer. So for this question, this is our answer. Okay, thank you. Now in this question, the AC in the AC circuit, the EMF epsilon naught and the current at any instant of time is given by this equation. So these are the two equations which shows the potential difference and the power source and the current in the circuit. ठीक है, तो अभी तुमको एवरेज पावर निकालने के बोले थे फॉर वन साइकिल। तो क्या है इसका बेसिकली, तो एवरेज पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो एवरेज पावर को डिफाइन किया जाता है, पी एवरेज को डिफाइन किया जाता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई क्या है, फाई है तो फेज डिफरेंस है जो वी और आई के बीच में बन रहा है। अभी क्या है, मान लो तुम्हारा जो ट्रायंगल बना, मान लो ये वाला तुम्हारा आर है, ये वाला तुम्हारा आर है, और इधर मान लो तुम्हारा जेड बना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल दिखा रहा है और यहाँ पे तुम्हारा आई दिखा रहा है। सो इस एंगल को ही हम लोग फाई बोलते हैं। सो फेज डिफरेंस बिटवीन द आई एंड वी। सो इस ट्रायंगल से क्या बन रहा है, देखो कॉस फाई का जो वैल्यू बन रहा है, कॉस फाई का जो वैल्यू बन रहा है, सो कॉस फाई का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो कॉस फाई का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा आर बाई जेड, ठीक है ना। सो इसमें अगर बिठा देते हैं इसको, तो ये वाला हो गया हमारा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, और कॉस फाई लिखो, इसको आंसर तो कॉस फाई में दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी क्या है, ई आर एम एस का जो वैल्यू है ना, आर एम एस का जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू से कैसे रिलेट होता है। सो आर एम एस वैल्यू, इसको कैसे लिखते हैं, देखो ई आर एम एस शुड बी इक्वल्स टू ई नॉट पीक वैल्यू हियर बाई रूट टू, एंड सेम लॉजिक में आई आर एम एस भी लिखते हैं ऐसे, आई एम एस वैल्यू आता है तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। तब इसको दोनों को इधर बिठा देते हैं, तो पी एवरेज का वैल्यू क्या निकल के आया, देखो पी एवरेज का जो वैल्यू आया है, पी एवरेज का वैल्यू आ गया तुम्हारा ई नॉट बाई रूट टू डिवाइड बाई आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा यही मतलब हो गया तुम्हारा हाफ आई नॉट ई नॉट इंटू कॉस फाई, ये वाला तुम्हारा आंसर हो गया फिर, ठीक है ना। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, फिर ये वाला हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन, ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई। सो यही वाला हो गया तुम्हारा एवरेज पावर, ओके।
Now, in this question, a coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. ठीक है? It is placed in series with a condenser of capacitive reactance of 25 ohm. So यही वाला सर्किट क्या बना? तुम्हारा LCR सर्किट बन गया. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is. तो इसमें सर्किट को थोड़ा बना लेते हैं इसको. इसमें क्या हो गया देखो. ये वाला पहला वाला मान लो तुम्हारा L है, उसके बाद मान लो तुम्हारा C है, उसके बाद मान लो तुम्हारा R है. ठीक है ना? और पूरा सर्किट को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया. ये वाला तुम्हारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स है. ठीक है. अभी इसमें क्या बोला देखो, इसमें बोला क्या, ये वाला जो वैल्यू है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ये वाला तुम्हारा एल है, ये वाला तुम्हारा सी है, ये वाला तुम्हारा आर है. ठीक है ना. तो एक्सएल का वैल्यू जो है, ये वाला एक्सएल है, ये एक्सी है, ये तुम्हारा आर है. सो गिवन कंडीशन इज दैट एक्सएल इक्वल्स टू तुम्हारा दिया हुआ है 31 ओम. ये 31 ओम दिया हुआ है. ठीक है ना. एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम, और तुम्हारा जो आर का वैल्यू है वो दिया हुआ है तुम्हारा 8 ओम. 8 ओम दिया हुआ है. ठीक है ना. अभी इस सर्किट में इम्पीडेंस क्या बनता है, इस सर्किट में इम्पीडेंस बन जाता है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा आर होता है फेजर में. तो देखो अभी तुम्हारा एक्सएल का वैल्यू 31 है और एक्सी का वैल्यू 25 है. तो एक्सएल को ऊपर दिखाते हैं और एक्सी को नीचे दिखाते हैं. एक्सी ऐसे होता है. तो इसका मतलब क्या है, ये वाला तो वैल्यू तुम्हारा ज्यादा था, एक्सएल तो ज्यादा था और एक्सी कम था. तो इसका मतलब हो गया, इसका ये वाला मतलब हो गया कि ये वहाँ पे आर दिखाया और ऊपर में दिखा दिया तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी. ये तो अपवर्ड रहेगा. ठीक है. अब ये दोनों का जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को हम लोग इम्पिडेंस बोलते हैं, जेड. तो जेड का वैल्यू क्या आ गया देखो, जेड का वैल्यू आ गया हम लोगों को पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ये वाला हो गया जेड का वैल्यू. तो हम लोग सब वैल्यू बिठा देते हैं इसमें. तो जेड का वैल्यू क्या निकल के आया देखो, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू तो 8 स्क्वायर है, और एक्सएल मतलब 31 माइनस 25 हो गया, 31 माइनस 25 का स्क्वायर हो गया. ठीक है ना. 31 माइनस 25 करोगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा 6 हो गया. तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो इसमें हो गया क्या 64 प्लस 36. इसका मतलब हो गया रूट ऑफ 100. इसका मतलब हो गया 10. सो एक जेड का जो वैल्यू आया ना, जेड का जो वैल्यू निकल के आया, तो इम्पिडेंस जेड का वैल्यू आ गया तुम्हारा 10 ओम. ठीक है ना. ये वाला तो आ गया. ठीक है. अभी हम लोग को निकलने के लिए क्या बोला देखो, पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, पावर फैक्टर जो भी है वो सर्किट में आता है क्या, बेसिकली वो होता है कॉस फाई का वैल्यू. तो कॉस फाई को कैसे लिखते हैं देखो, वो ट्रायंगल वाला से. सो दिस एंगल इज बेसिकली द फाई एंगल. सो द जेड इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द आर. सो जेड के बराबर होता है हमारा पोटेंशियल भी, और आर के बराबर फेज में रहता है आई. सो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है उससे पता ही चल रहा है जो भी जो है ना वो लीड कर रहा है. भी जो है लीड कर रहा है. सो ठीक है. कॉस फाई का वैल्यू, कॉस फाई का वैल्यू क्या है देखो, आर बाई जेड आता है. कॉस फाई का वैल्यू होता है आर बाई जेड. आर का वैल्यू तुमको पता ही है, आर का 8 है और जेड का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 10. इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.8 हो गया. इसका मतलब हो गया सर्किट में जो पावर फैक्टर है वो वाला हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया 0.8. सो डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी. ओके. थैंक यू.